आप सभी के बीच में स्वागत करता हूं। तो आज जो मैं लेकर आया हूं और रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में लेकर आया हूं। जी हाँ साथियों, श्वसन तंत्र के विभिन्न चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं और ये वीडियो के बाद जो है आप लोग को बहुत सारे चीज़ क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, ओसोफेगस में, तो जो है आप लोग को आज क्लियर होगा। समझ गए? तो चलिए जो है हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। जो बिहार के स्टूडेंट है वो आराम से देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 8-9 दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने का मौका ना मिले ये क्वेश्चन को। समझ गए? जो अभी देखेंगे या आगे देखेंगे। समझ गए? बाकी अगर रात में जो लोग फर्स्ट ईयर के हैं, बिहार के हैं, रात में 8 बजे लाइव में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो है आप लोग को बैक में जितना भी क्वेश्चन कराया गया है सब वहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिससे रिविजन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं श्वसन अंग के तंत्र के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम में सम्मिलित अंगों को निम्न 2 भागों में बांटा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी अंग हो, ठीक है, कोई भी अंग हो, उसका अगर तंत्र पूछ दिया जाए तो उसमें विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है। जैसे पाचन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम, मूत्रीय तंत्र। समझ गए? उसके बाद विभिन्न प्रकार के तंत्र है। उसके बाद ही आपका हो गया श्वसन तंत्र, हृदय सर्कुलर। ठीक है ना? तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, उसको जो है विभिन्न अंग मिलकर बनाते हैं तो वो तंत्र बन जाता है। उसी प्रकार से श्वसन तंत्र है। तो श्वसन में विभिन्न जो चीज़ें शामिल होगा, जो अंग शामिल होगा श्वसन की क्रिया में, वो सब जो है एक तंत्र का निर्माण बनाता है, जिसे श्वसन तंत्र अंग कहते हैं। समझ गए? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, श्वसन तंत्र में सम्मिलित अंगों को निम्न 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है ऊपरी श्वसन नाल, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। समझ गए? एक होता है अपर, URT, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। समझ गए? ऊपरी श्वसन नाल, इसमें शामिल अंग है। ठीक है, और एक होता है निचली श्वसन नाल, मतलब ऊपर जो श्वसन नाल होता है, जो अंग होता है श्वसन का, वो ऊपरी श्वसन नाल के अंतर्गत है। जो नीचे होते हैं, समझ गए, वो आपका होता है निचली श्वसन नाल, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। समझ गए? ऊपर वाला में कौन कौन सा अंग है देख लीजिए। आप सब, मैं सीधा बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ इन सब चीज़ों को याद रखना है, ऑटोमेटिक चीज़ें आप लिख देंगे। ठीक है, देख लीजिए। ऊपर वाला जो है उसमें आता है आपका नाक आता है, जिसको हम लोग नोज या नजल कैविटी बोलते हैं, नसिका या नसिका गुहा बोलते हैं, जो कि ऊपर ही होता है। ये सबसे पहला भाग होता है श्वसन का अंग का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स आता है। समझ गए ना? एक होता है आपका फेरिंग्स होता है, उसके बाद होता है ये आपका होता है लैरिंग्स होता है। समझ गए? लैरिंग्स को ही जो है हम लोग यहाँ पे लैरिंग्स और फेरिंग्स, ये तीनों जो है आपका ऊपर का होता है, ऊपर के श्वसन तंत्र अंग है। समझ गए? ऊपर वाला है। तो ये तीनों समझ गए, नसिका, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये जो है आपका ऊपर का है। समझ गए? चलिए, अब इसी प्रकार से हम लोग लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट देखते हैं। तो इसमें निम्न अंग शामिल है। ठीक है, कौन कौन अंग शामिल है? इसमें ज़्यादा अंग शामिल है। अब नीचा की बात आ गया तो ट्रेकिया होता है। समझ गए? उसके बाद आपका होता है ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियल्स होता है। ठीक है, उसके बाद होता है वायुकोश या एल्वोली होता है, और नेक्स्ट 5वां होता है, और छठा है श्वसन में जो सहायता करने वाला जो पेशियाँ होता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल एफेसिया होता है। ठीक है, बाकी आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 5 जरूर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रेकिया से शुरू किया है। तो जैसे ए है, समझ गए, ये आपका ट्रेकिया है। ठीक है, यहाँ से ब्रोंकाई है, 2 आया। समझ गए? यहाँ से जो है ये ब्रोंकियाई है, और ये ब्रोंकियल्स जो है दोनों भागों में, दोनों फेफड़ा में गया। समझ गए? ये फेफड़ा है। ठीक है ना? ये फेफड़ा है। समझ गए? ये फेफड़ा है, व्यक्ति का ये फेफड़ा है। इस प्रकार से जो है होता है, ट्रेकिया आता है ऊपर से, ऊपर दो साइड में ब्रोंकिया बंट जाता है, जो ब्रोंकियल्स कहलाता है। ठीक है ना? ब्रोंकाई जो है दोनों भाग में टूट जाता है। अब ये फेफड़ा से जुड़ता है ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई फेफड़ा से जुड़ने के बाद जो है विभिन्न ब्रोंकियल्स जो है अंदर में, फेफड़ा के अंदर में इससे लगा हुआ विभिन्न जो है क्या होता है, ब्रोंकियल्स पार्ट में डिवाइड होता है, और इसी ब्रोंकियल्स में जो है एल्वोली लगा होता है वायु कोष्ठक। समझ गए? इसी में वायु कोष्ठक लगा होता है, जिसमें एयर आने के बाद फिल होता है। तो ये चीज़ समझ गए? ये नीचे वाला होता है। ओके, चलिए, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो
आप लोगों को याद रखना है कि श्वसन तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया, एक ऊपर वाला श्वसन तंत्र, एक नीचे वाला श्वसन अंग। समझ गए? ऊपर वाला जो श्वसन अंग है उसमें लैरिंग्स, फेरिंग्स और नोज कैविटी है या नजल कैविटी है, ठीक है। और नीचे वाला जो है उसमें जो है आपका क्या है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल्स है, एल्वोली है, लंग्स है, ठीक है, और डायफ्राम और इंटरकॉस्टल फेसिया है। समझ गए? तो ये आपका याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। समझ गए? चलिए, अब चूंकि हम लोग याद रख लिए हैं ऊपर वाला, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सभी के बारे में चर्चा, सभी के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा देखेंगे। क्या चर्चा देखेंगे देख लीजिए। तो हम जैसा कि ऊपर में देखे हैं कि नेजल या नज कैविटी, अब समझिए आपसे 5 नंबर में सीधा नोज के बारे में पूछ देगा, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ना नोज का क्या काम होता है, नोज क्या करता है, ठीक है। तो देख लीजिए, यह श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी का सबसे बाहरी भाग होता है जो वातावरणीय वायु को बॉडी में प्रवेश करने का रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। देखिए नोज क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि नोज जब भी श्वसन शुरू होता है तो नाक से ही शुरू होता है, नजल कैविटी से ही शुरू होता है। जो भी वातावरण में गैसेज का आदान प्रदान होता है, सबसे पहला मार्ग क्या होता है, नोज ही होता है, नजल कैविटी ही होता है। तो यही कहा गया है कि यह श्वसन तंत्र के सबसे बाहरी भाग होता है जो वातावरण के वायु को सीधा बॉडी में प्रवेश कराने का रास्ता प्रदान करता है। मतलब इसी से होकर बॉडी में जो है श्वसन की क्रिया प्रारंभ होती है, जो भी वायु है वातावरण से अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम पॉइंट में इसलिए बांट दिए हैं ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नजल कैविटी एक सेप्टम द्वारा 2 भागों में विभाजित रहती है जिसे नसिका पट नजल सेप्टम कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं आपके नाक में जो होता है 2 छिद्र होता है, 2 छिद्र होता है ना, समझ गए। जैसे ऐसे मानिए ए, और फिर जो है आपका ऐसे मानिए, समझिए एक प्रकार से आपका नजल कैविटी है, समझ गए, ये आपका नजल कैविटी है, समझ गए। तो ये जो बीच वाला जो आपका सेप्टम होता है, ये जो है इसी को हम लोग नसिका पट्टी बोलते हैं, नसिका पट बोलते हैं, जो दोनों भाग को अलग करता है, समझ गए। तो ये नजल कैविटी का सेप्टम होता है जो दोनों नसिका गुहा को अलग करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, नसिका गुहा के पीछे की ओर ग्रसनी फेरिंग्स में खुलती है। अब जो नोज होता है तो नोज से जुड़ा हुआ क्या रहता है, फेरिंग्स रहता है, समझ गए ना, ग्रसनी रहता है, समझ गए चीज़ को। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, पहले श्वसन तंत्र में पहला जो भाग होगा बाहरी भाग नोज का होगा, ठीक है। नोज के बाद कौन सा भाग होगा, तो नोज के बाद जो भाग होगा वो ग्रसनी का होगा, यानी फेरिंग्स का होगा। यानी जो नोजल कैविटी होगा, जो नाक का गुहा है, वो जो है आपके ग्रसनी से जुड़ा हुआ है, समझ गए। यानी जो एयर नाक में आया, नाक से पहले कहाँ जाता है, ग्रसनी फेरिंग्स में जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ को समझिए, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिए, नाक एवं नसिका गुहा के कार्य देखिए। अब यहाँ से 5 नंबर पूछेगा तो नॉर्मली लिख दीजिएगा नाक के बारे में कि नाक का क्या फंक्शन व स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ठीक है। और ये लिखने के बाद आप लोग इसका कार्य भी जरूर लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके कार्य को देख लेते हैं, नोज या नोजल कैविटी का। नसिका गुहा नजल कैविटी में मौजूद रोम जो होता है, धूल, मिट्टी, सूक्ष्म जीव आदि को रोककर इन्हें निचली श्वसन नाल में प्रविष्ट करने से रोकता है, ठीक है। अब चूँकि जो हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन हवा के साथ में नाक में क्या होता है कि सूक्ष्म जीव भी जाता है, धूल कण भी जाता है, जो हमें पता नहीं रहता है। तो जो रोम होता है, जो बाल होता है, या जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करता है कि धूल को या जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसको अपने अंदर चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसमें चिपका लेता है। और चिपकाने से जब वो सूखता है तो देखते होइएगा वही जो है नाक के गंदगी के रूप में नाक में बैठता है, जिसको अंगुली से लोग बाहर करता है, ठीक है। तो वो क्या रहता है, वो जो है धूल कण ही रहता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन अपने अंदर चिपका के सूख जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया, ये काम होता है नोजल कैविटी का, समझ गए, कि धूल कण या सूक्ष्म जीवों को अपने अंदर चिपकाना। ये रोम होता है वहाँ पे, और म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। नसिका गुहा में मौजूद श्लेष्मा स्रावी कोशिका म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड अंतः स्रावित हवा इंस्पायर्ड एयर को नमी प्रदान करती है, साथ ही धूल मिट्टी आदि को अंदर जाने से रोकती है। वही जो मैंने बताया कि म्यूकस जो होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, वो क्या करता है कि अपने अंदर धूल मिट्टी को समा लेता है, छिपा लेता है, और जो है हवा जो होता है उसको भी नमी देता है, जिसके कारण जो है घर्षण नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब नोज का काम होता है, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यह अंतःस्रावित हवा इंस्पायर्ड एयर के तापमान को शरीर के तापमान के अनुकूल बनाने का कार्य करता है। जो नोजल कैविटी होता है वो क्या करता है कि तापमान में जो बाहर से लिया गया अंदर जो हवा होता है उसको क्या करता है, बॉडी के तापमान के हिसाब के अनुकूल बनाता है, ठीक है, नमी प्रदान करके। तो ये जो है नोज का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यह जो है घ्राण तंत्रिका ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से गंध ज्ञान में भी सहायक है। अब आप लोग को एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिलेगा कि किस तंत्रिका के द्वारा गंध का पता चलता है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो है घ्राण तंत्रिका के द्वारा गंध का ज्ञान प्राप्त होता है, समझ गए, जो नाक के द्वारा ही होता है, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए, तो नोज के या नजल कैविटी के बारे में बेसिक चीज़ें लगभग चीज़ें जान गए कि क्या काम है, क्या होता है, समझ गए। चलिए, दूसरा जो पार्ट है आपका श्वसन तंत्र का, वो था आपका नोज के बाद ग्रसनी। चूँकि हम लोग ऊपर में देखे हैं कि नोज कैविटी नजल कैविटी से जुड़ा हुआ कौन रहता है, फेरिंग्स रहता है, ठीक है। देखिए ग्रसनी फेरिंग्स श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ही पार्ट होता है, समझ गए। यह खोपड़ी के आधार भाग से लेकर, ठीक है ना, छठी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक स्थित होती है। इसकी लेंथ लगभग 5 से 6 इंच यानी 12 से 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है 3 से 3.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देखिए, ग्रसनी जो होता है, फेरिंग्स जो होता है, यह नोज के बाद का जो है श्वसन अंग होता है, समझ गए। जो क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और श्वसन तंत्र दोनों में ही जो है, दोनों पार्ट में ही ये होता है, समझ गए। ये दोनों पार्ट का होता है। फेरिंग्स जो होता है श्वसन तंत्र का भी होता है और पाचन तंत्र का भी होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन सा अंग है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में शामिल होता है, तो यही ग्रसनी फेरिंग्स होता है, समझ गए। जो कहाँ होता है, तो खोपड़ी के आधार से लेकर छठी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, C6 जो होता है, यहाँ तक जो है स्थित होता है। इसकी लेंथ जो है 5 से 6 इंच यानी 12 से 15 सेंटीमीटर होता है तथा इसकी चौड़ाई जो है 3 से 3.5 सेंटीमीटर होती है, समझ गए। फेरिंग्स के बारे में कि फेरिंग्स कहाँ होता है और ये किससे जुड़ा होता है, तो नोजल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि संरचना की दृष्टि से इसे निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। जो फेरिंग्स होता है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका संरचना ही कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, क्योंकि यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में शामिल होता है, तो इसका तो रचना अलग अलग है। तो देख लीजिए, जैसे नेजोफेरिंग्स, ग्रसनी का यह भाग नोज के ठीक पीछे स्थित होता है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स उससे बोलते हैं जो, देखिए, नोज और फेरिंग्स दोनों के मिल के नेजोफेरिंग्स बनाया है, ठीक है ना। तो यह कहीं ना कहीं जो है नोज के पीछे वाला भाग होगा, या नोज के ठीक पीछे वाला भाग होता है, उससे जो है हम लोग नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, समझ गए चीज़ को। चलिए, और बी नंबर में है कि ओरोफेरिंग्स का मतलब है कि ओसोफेगस, समझ गए ना। देख लीजिएगा यहाँ पे कि ओरल और फेरिंग्स दोनों, ओरल और फेरिंग्स, मुख गुहा से जुड़ा हुआ फेरिंग्स का भाग ओरोफेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। जो क्या करता है, पाचन की क्रिया में मदद करता है, सहायक करता है। तो समझ लीजिए, ओरोफेरिंग्स का मतलब होगा कि ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ फेरिंग्स के भाग को हम लोग ओरोफेरिंग्स कहते हैं, समझ गए। चलिए, उसके बाद आता है लैरिंजोफेरिंग्स, समझ गए। लैरिंजोफेरिंग्स का मतलब होता है कि फेरिंग्स के इस भाग के आधार पर लैरिंग्स पाई जाती है, ठीक है ना। फेरिंग्स के इस भाग के आधार पर लैरिंग्स पाई जाती है, मतलब कहीं ना कहीं फेरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स से जो है यहाँ पे जुड़ा होता है। तो ये चीज़ को आप लोग समझ लिए कि जो फेरिंग्स का काम है, ग्रसनी का काम होता है, जो पाचन में और श्वसन दोनों से जो है सहायक दोनों में होता है। तो जो आपका नोज से जुड़ा होगा फेरिंग्स, उसे नेजोफेरिंग्स, जो मुख से जुड़ा होगा वो हो जाएगा आपका क्या चीज़, ओरोफेरिंग्स, और जो कंठ से जुड़ा होगा, लैरिंग्स से जुड़ा होगा, वो हो जाएगा लैरिंजोफेरिंग्स। चीज़ को समझ गए। चलिए, ये हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लैरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में तो जान लिए कि ग्रसनी होता है, यह जो है पाचन में और श्वसन दोनों में सहायक होता है, दोनों के अंग से जुड़ा होता है। जैसे हम लोग मुंह से भोजन करते हैं तो पाचन तो मुख से ही नहीं स्टार्ट होता है, तो मुख से जैसे ही स्टार्ट होगा तो भोजन कहाँ पे आएगा, जो है फेरिंग्स में भी आएगा, ठीक है ना। फेरिंग्स से में जो है होते हुए सहायता करता है, ठीक है। तो ये जो है फेरिंग्स से जुड़ा भी होता है और फेरिंग्स जो है ओरल से भी जुड़ा होता है और श्वसन वाला भाग नाक से भी जुड़ा होता है, समझ गए। और एक जो है आपका लैरिंग्स से भी जुड़ा होता है, चीज़ को समझिए, ठीक है। अब देखिए लैरिंग्स के बारे में हम लोग देखते हैं। लैरिंग्स जो होता है इसे स्वर तंत्र वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लैरिंग्स को हम लोग स्वर यंत्र के भी नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। महिलाओं फीमेल्स की तुलना में मेल्स में यह थोड़ा बड़ी होती है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। आप लोग को जो सामने जो देखते होइएगा कि लैरिंग्स जो है कंठ बाहर की तरफ निकल जाता है, समझ गए। देखते होइएगा किसी किसी का गर्दन के नीचे देखिएगा सामने से, तो उसका जो है स्वर तंत्र जो होता है देखिएगा वो बढ़ा हुआ रहता है, किसी किसी में लैरिंग्स बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसका मैटर यहाँ पे नहीं है, वही जो है लैरिंग्स होता है। लेकिन मैटर यहाँ पे ये है कि फीमेल के तुलना में मेल्स में जो है यह थोड़ा बड़ा होता है, एडम एप्पल, ठीक है ना। इसीलिए जो है फीमेल की आवाज़ पतला होता है और मेल की आवाज़ मोटापन होता है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए इसमें निम्न 4 उपस्थियाँ कार्टिलेज पाई जाती है। जो आपका लैरिंग्स होता है इसमें 4 कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है, जो यहाँ पे देखिए, ठीक है। देखिए एक होता है आपका थायराइड कार्टिलेज, समझ गए। एक होता है आपका क्रिक्वाइड कार्टिलेज, एक होता है एरिटिनॉइड कार्टिलेज और एक होता है एपिग्लोटिस कार्टिलेज, समझ गए। ये चारों के याद रखिएगा कि लैरिंग्स में जो है 4 उपास्थि पाया जाता है, ठीक है, जिससे थायराइड कार्टिलेज, क्रिक्वाइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस कार्टिलेज, समझ गए। चारों याद रखिएगा, ओके। क्रिक्वाइड और एरिटेनॉइड याद रखिएगा, ये दोनों तो याद ही रहेगा कि थायराइड और एपिग्लोटिक, क्रिक्वाइड और एरिटेनॉइड, समझ गए। चलिए अब चूंकि हम लोग ऊपर देखे हैं कि लैरिंग्स को जो है श्वसन मतलब लैरिंग्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है स्वर यंत्र जो लैरिंग्स है, तो देख लीजिए एक चीज़ और कि स्वर पटिया वोकल कॉर्ड क्या होता है, तो मानव में यह 2 जोड़ी स्वर पटिया पाई जाती है। जो वोकल कॉर्ड होता है ह्यूमन में 2 पेयर में होता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड के फैलने एवं सिकुड़ने से घाटी द्वारा, ठीक है ना, छोटा अथवा बड़ा होता है। इसी के अनुरूप स्वर धीमा या तेज होता है। देखिए वोकल कॉर्ड 2 जोड़ा होता है। अब इसी वोकल कॉर्ड को सिकुड़ने या फैलने से जो है आवाज़ में जो है धीमा और तेजापन होता है, चीज़ को समझ गए। चलिए तो ये हो गया आपका लैरिंग्स, ओके। चलिए अब लैरिंग्स का कार्य देखते हैं कि भाई इसका कार्य क्या है। तो हम लोग ऊपर देखे हैं कि लैरिंग्स को जो है हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, स्वर यंत्र, समझ गए। स्वर यंत्र बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो इसका काम होगा कि आवाज़ उत्पन्न करना, ठीक है। लैरिंग्स का कार्य होता है आवाज़ उत्पन्न करना, ठीक है। यह भोज पदार्थों को निचली श्वसन नाल, ठीक है, यह भोज पदार्थों को निचली श्वसन नाल में जाने से रोकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भोज पदार्थों को श्वसन अंगों में जाने से कौन रोकता है, तो यही लैरिंग्स रोकता है, समझ गए। तो ये चीज़ें देखिए, लैरिंग्स का ही एक भाग होता है एपिग्लोटिस, जो कि देखे हैं ना कार्टिलेज। तो ये जो आपका लैरिंग्स का ही जो एपिग्लोस्टिक होता है, यही एपिग्लोटिस क्या करता है कि भोज पदार्थों को जो है एक वहाँ पे दरवाज़ा का काम करता है कि अगर भोज पदार्थ आएगा तो कहाँ भेजना है, ठीक है, और श्वसन का क्रिया है तो उसको कहाँ भेजना है। यानी एपिग्लोटिस जो है खुलता है, बंद होता है, समझ गए। भोजन की क्रिया को भोजन पाचन तंत्र में भेजता है और श्वसन की क्रिया को जो है श्वसन की क्रिया की तरफ भेजता है। और बीच में जो कार्य करता है एपिग्लोटिस जो कार्टिलेज है, जो किसका भाग है, आपका लैरिंग्स का, समझ गए। चलिए एक चीज़ समझ गए। अब हम लोग चौथा देखते हैं यहाँ पे ट्रेकिया। क्या देखेंगे, ट्रेकिया देख लीजिए। ट्रेकिया है क्या होता है ट्रेकिया, देख लीजिए। यह एक पारदर्शक नालिका होती है जो कि ऊपर की ओर लैरिंग्स से जुड़ी हुई होती है, जबकि नीचे की ओर वक्षीय गुहा थोरेटिक कैविटी में जाकर 2 पार्टों में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं।
देखिए ट्रेकिया क्या होता है कि ऊपर में जो है लैरिंग्स से जो है क्या होता है जुड़ा हो, जैसे ये लैरिंग्स है, ठीक है, यहाँ तक ये लैरिंग्स है। अब इस लैरिंग्स यहाँ से ले यहाँ तक है, तो यहाँ से जो नीचे आ रहा है तो ये ट्रेकिया हो गया। और ये ट्रेकिया दो भागों में जो बट जाता है, तो ये दो भाग जो बट गया है अलग अलग फेफड़ा में, तो ये जो है आपका हो जाता है क्या चीज़, ये दो भाग क्या कहलाता है, ब्रोंकाई कहलाता है, ठीक है ना। अब ये ब्रोंकाई फिर ये जो है ये वाला भाग अंदर फेफड़ा में आने के बाद अलग अलग भागों में बंटता है, अलग अलग भागों में जो है बंटता है और इससे एल्वोली जुड़ा हुआ होता है, समझ गए, गुच्छा में, जो ब्रोंकाई कहलाता है, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया, चीज़ का समझ गए ना कि यह जो ट्रेकिया होता है, चूँकि ट्रेकिया एक नली के समान जो है रचना होता है, तो यह जो है अर्ध पारदर्शक, अर्ध पारदर्शक का मतलब है कि पूर्ण पारदर्शक रहेगा तब तो मतलब आर पार दिखेगा, लेकिन अर्ध पारदर्शक का मतलब है कि हल्का फल्का जो है इधर से उधर दिखेगा, ठीक है ना। नलिका होती है जो कि ऊपर की ओर लैरिंग्स, ऊपर वाला भाग लैरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है, जबकि नीचे वाला जो भाग होता है यह थोरेटिक कैविटी वक्षीय गुहा में जाता है और दो पार्ट में बट जाता है। दो पार्टों में बटने के बाद जो है यह ब्रोंकाई में विभक्त हो जाता है, दोनों पार्ट को ब्रोंकाई कहते हैं, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, प्रत्येक ब्रोंकाई अपनी ओर के लंग में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक जो ब्रोंकाई होता है, जैसे मैं एक यहाँ पे चीज़ बताता हूँ, जैसे ट्रेकिया है, ये दो पार्ट में बटेगा, ठीक है, दो पार्ट में बटा, दो पार्ट में बटने के बाद ये कहाँ आ गया, तो ये थोरेटिक कैविटी में आ गया, समझिएगा ध्यान से, ये थोरेटिक कैविटी में आ गया, ओके। अब इस थोरेटिक कैविटी के अंदर ही जो है आपका क्या होता है, थोरेटिक कैविटी में आ गया, यहाँ से आया थोरेटिक कैविटी में आया, ये जो है पार्ट, ये वाला जो स्पेस होता है थोरेटिक कैविटी का होता है, समझ गए, थोरेटिक कैविटी का ये वाला पार्ट होता है। तो इसी वाला पार्ट में ना ये वाला, ये नली देख रहे हैं, ये नली देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोनों पार्ट बटने के बाद थोरेटिक कैविटी में आया। अब थोरेटिक कैविटी में आने के बाद फेफड़ा में प्रवेश करता है, और फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद फिर से जो है ये अलग अलग रेशा में विभक्त हो जाता है, जो कि ब्रोंकियाई कहलाता है, समझ गए, जिससे एल्वोली जुड़ा होता है। तो यही चीज़ें हैं, प्रत्येक ब्रोंकाई अपनी ओर के लंग में प्रवेश करता है, समझ गए। ट्रेकिया में सी आकार की 16 से 20 वैले रिंग्स पाई जाती है, ठीक है, जो कि नीचे पिचकने से रोकती है, ठीक है। ट्रेकिया में क्या होता है कि सी आकार की 16 से 20 जो है वलय पाई जाती है, जो कि नीचे की ओर चिपकने से रोकती है। जैसे मैं बताता हूँ, ये आपका क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है, तो इसमें जो है ऐसे जो है ट्रेकिया में रहता है, समझ गए, जो क्या करता है कि ऊपर जो है इसको एक शेप देता है और नीचे चूँकि यह एक खोखला पट्टीनुमा होता है, तो अगर इसमें वायु नहीं है तो मतलब चिपक जाएगा सतह पर, तो इस चिपकने से रोकता है कौन, ये सी आकार का वलय, ये सी आकार का जो वलय होता है यही रोकता है, जो 16 से 20 वलय पाया जाता है, जो पिचकने से रोकता है, मतलब ये जो है पिचकने से आपस में जो है इसको क्या करता है, रोकता है, समझ गए। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट में मैं इसीलिए लिखा हूँ ताकि चीज़ों को आपको आसानी हो जाए, समझ गए। तो ब्रोंकिया के बारे में आप लोग देख लिए कि ब्रोंकिया अर्धपरागमय नलिका होती है, जो वक्ष गुहा में जाकर जो है दो पार्टों में विभक्त होता है, जिसे हम लोग ब्रोंकियाई बोलते हैं, समझ गए। अब प्रत्येक ब्रोंकियाई जो होता है ये अपने ओर के लंग्स में प्रवेश करता है, और वहाँ जाने के बाद, लंग्स में जाने के बाद भी जो है अलग अलग जो है पार्ट में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग ब्रोंकियाइल बोलते हैं, समझ गए, जिससे एल्वोली जुड़ा होता है, ओके। और प्रत्येक जो ट्रेकिया होता है उसमें सी आकार के जो है वलय होता है, जो चिपकने से रोकता है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट आपका आता है लंग्स, आता है लंग्स, समझ गए, लंग्स। मनुष्य में दो जोड़े लंग्स फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है, मनुष्य में दो फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है, एक होता है राइट लंग और एक होता है लेफ्ट लंग, ओके। अगर फेफड़ा के बारे में भी क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे लिखिएगा कि फेफड़ा जो है व्यक्ति के श्वसन तंत्र के सबसे मुख्य भाग होता है, जहाँ पे जो है गैसों का आदान प्रदान, जहाँ से ही जो है क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान ब्लड में जाता है और फिर जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये फेफड़ा भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है फेफड़ा जो है दो प्रकार के राइट और लंग होता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, फेफड़े वक्षीय गुहा थोरेटिक कैविटी में पाए जाते हैं। आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा कि फेफड़ा किस कैविटी में होता है, तो थोरेसिक कैविटी में होता है, वक्षीय गुहा में उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइट लंग 3 खंडों में, जबकि लेफ्ट लंग 2 पिंडों में बांटा रहता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि समझिए कि ये आपका राइट लंग है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट लंग है, ठीक है,
देख लीजिए। तो राइट लंग जो होता है यह 3 खंडों में जो है विभक्त होता है। कितने खंडों में? 3 पिंडों में विभक्त होता है। समझ गए? आप लोग फिगर देखिएगा सही से, तो फेफड़ा में जो है इस प्रकार से दिखेगा। उसी प्रकार बता दें तो लेफ्ट पिंड में 2 होता है। समझ गए? लेफ्ट पिंड में 2 होता है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा कि दाहिने फेफड़ा में जो है कितने खंड होते हैं, तो दाहिना में 3 होता है और बायां में 2 होता है। राइट में 3 पिंड और उसके बाद राइट में 3 पिंड और जो आपका बाएं होता है लेफ्ट होता है, इसमें 2 पिंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दोनों फेफड़ों के मध्य का स्थान जो है मीडियास्टिनम कहलाता है। अब जो दोनों फेफड़े होते हैं, इस दोनों फेफड़ों के बीच के जो जगह होता है, स्थान होता है, इसे मीडियास्टिनम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, पूछेगा कि दोनों फेफड़ों के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं, तो मीडियास्टिनम कहते हैं। ओके, चलिए अब हो गया फेफड़ा के बारे में जान लिए। फेफड़ा के बारे में आप लोग थोड़ा जो है थ्योरी लिख दीजिएगा। ये सब तो बेसिक पॉइंट है नॉलेज वाला, ठीक है। फेफड़ा के बारे में लिखना हो तो फेफड़ा के बारे में लिखिएगा कि फेफड़ा में जो है, फेफड़ा जो है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है जो क्या करता है, गैसों को वातावरण से अपने अंदर लेता है और वहाँ से जो है क्या करता है कि ब्लड में भेजता है शुद्ध वायु को, ऑक्सीजन को। फिर जो है बॉडी से मिला हुआ अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं से जो है क्या होता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यानी यह गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। फेफड़ा में ही जो है क्या होता है, ब्रोंकियाइल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एल्वोली कोष्ठक जुड़ा हुआ, एल्वोली मतलब वायु कोष्ठक जुड़ा होता है, जिसमें वायु क्या होता है, स्टोर होता है। समझ गए? फेफड़ा जो होता है बिल्कुल जो है क्या होता है आपका बिल्कुल मसल्स का जो है ये बना होता है। समझ गए? तो फेफड़ा 2 प्रकार के, सब लिख दीजिएगा, हो गया। थ्योरी में थोड़ा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। सिर्फ फेफड़ा पूछेगा तो, लेकिन अगर सीधा श्वसन तंत्र पूछेगा तो इतना ही काफ़ी है। ओके, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अंग जो हम लोग देखते हैं वो है आपका ब्रोंकियाई, ब्रोंकियल्स एवं एल्वोलियाई। समझ गए? देख लीजिए, ब्रोंकियाइल समझ गए एंड एल्वोली, तीनों के बारे में एक बार देख लेते हैं। ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकियोल्स और एल्वोलियाई। समझ गए? चलिए इसको बारे में देख लेते हैं। देखिए, ट्रेकिया जो होता है वक्षीय गुहा में जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार ब्रोंकाई का निर्माण होता है। ब्रोंकाई तो ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों के बारे में चूंकि पढ़ना है समझने के लिए, तो इसलिए ट्रेकिया देख लीजिए ब्रोंकाई क्या होता है। तो ब्रोंकाई जो होता है, ट्रेकिया जो होता है 2 भागों में जो विभाजित होता है, तो वही जो है आपका, जैसे देखिए ये ट्रेकिया है, यहाँ आया 2 भागों में विभाजित हो गया, तो 2 भागों में जो विभाजित हुआ तो यही जो है ब्रोंकिया हो गया। समझ गए? 2 भाग अलग अलग ब्रोंकिया बट गया। समझ गए? ब्रोंकिया बट गई, ब्रोंकाई बट गया। समझ गए? अब ये ब्रोंकाई फेफड़ा में जब जुड़ता है ना, इस फेफड़ा में जब जुड़ा होता है, तो ये फेफड़ा में जुड़ने के बाद क्या होता है कि यह अलग अलग जो है ब्रोंकियल्स में अलग अलग ब्रोंकियल्स जो है इससे जुड़ा होता है और सब में जो है एल्वोली लगा होता है। समझ गए? तो ये जो है आपका होता है चीज़ें। समझ गए? चलिए यहाँ पे देखिए, ब्रोंकी आगे चलकर ब्रोंकियल्स टर्मिनल, ब्रोंकियल्स श्वसनीय ब्रोंकियल्स तथा एल्वोलाई में विभक्त हो जाते हैं। वही मैंने बताया कि ब्रोंकियाई आगे चलकर फेफड़ा के अंदर अलग अलग टर्मिनल्स में, अलग अलग गुच्छा में जो है ब्रोंकियल्स बन जाते हैं, जिससे एल्वोली जुड़ा हुआ होता है, जिसको वायु कोष्ठक बोलते हैं, जहाँ पे श्वसन के बाद वायु आकर स्टोर होता है। समझ गए? और फिर यहाँ से वायु जो है शरीर के अंदर ब्लड में जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। तो ब्रोंकियल, ब्रोंकियाल्स और ब्रोंकाई के बारे में, एल्वोली के बारे में जान गए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है 7वां पॉइंट है। देख लीजिए 7वां पॉइंट है क्या है कि श्वसन में सहायक पेशियां डायफ्राम एवं इंटरकोस्टल पेशियां। ठीक है, देख लीजिए, डायफ्राम तथा इंटरकोस्टल पेशियां श्वसन प्रक्रिया में सहायक पेशियां होता है। यह एक मसल्स होता है जो श्वसन की क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, डायफ्राम जो होता है वक्ष गुहा, थोरेटिक कैविटी तथा उदर गुहा के बीच पाया जाता है, अर्थात यह दोनों कैविटीज को पृथक करता है। जैसे मैं बताता हूँ कि ऊपर में दोनों फेफड़ा है, ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम जो कि बिल्कुल मसल्स के बना हुआ है, ठीक है, और नीचे जो है आपका उदर क्षेत्र है, नीचे उदर क्षेत्र है, ऊपर में दोनों फेफड़ा है, बीच में जो ये अलग करता है ये डायफ्राम होता है जो कि मसल्स के बना होता है, जो श्वसन में किस प्रकार से जो है मदद करता है। तो यह चूँकि क्या होता है
इस पर जो है आपका किसका भार होता है, फेफड़ा का भार होता है। तो जब फेफड़ा सिकुड़ता है तो क्या होता है कि ये जो है ऊपर की तरफ धकेलता है तो वायु जो है बाहर छूटता है फेफड़ा से, ठीक है ना। जो डायफ्राम जो होता है यह ऊपर धकेलेगा तो क्या होगा कि वायु जो है बाहर की तरफ छूटेगा, ठीक है ना, यानी श्वसन की क्रिया बाहर की तरफ होगा। जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो ये मतलब जो है वो क्या होगा, श्वसन नीचे की तरफ होगा, फेफड़ा जो है फेफड़ा में वायु आएगा, समझ गए। तो यही जो है आपका डायफ्राम का काम होता है, समझ गए। चलिए, और साथ में यह दोनों कैविटी, समझ गए ना, यह दोनों एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी दोनों को अलग भी करता है कौन, डायफ्राम, समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आएगा, ठीक है। अंतःश्वसन जो कि श्वसन का क्या है, क्रिया विधि है, अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन, ये समझ में आएगा। देख लीजिए, डायफ्राम से अरीय पेशियाँ जुड़ी रहती है जिनके संकुचन से डायफ्राम चपटा होता है और वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है। मतलब जो थोरेसिक कैविटी है उसका आयतन जब बढ़ता है तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे जो है सिकुड़ता है नीचे की तरफ, समझ गए। ऐसा होने से थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम हो जाता है और वायु जो है बाहरी वायु श्वसन नाल में अंदर की ओर प्रवेश करता है। यानी जब श्वसन की क्रिया होता है, जब वायु को अंदर खींचा जाता है श्वसन में, तो जो थोरेटिक कैविटी है उसका आयतन जो है बढ़ता है, क्योंकि उसमें एयर प्रवेश कर रहा है। तो वो जो थोरेटिक कैविटी जो आयतन उसका बढ़ता है तो क्या होता है, नीचे की तरफ प्रेस करता है, जो कि डायफ्राम जो है नीचे सिकुड़ता है। तो जो है थोरेटिक कैविटी भी आयतन उसका बढ़ता है और उसमें एयर का जो है समावेश होता है, ठीक है। उसी तो चूँकि यह अंदर लेने वाले प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बाहरी वायु श्वसन नाल में अंदर की ओर प्रवेश करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को अंतःश्वसन इंस्पायरेशन कहते हैं। मतलब ये सारा जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को अंतःश्वसन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, अंतःश्वसन कहते हैं। इस अंतःश्वसन में क्या होता है कि जो वायु का आदान प्रदान है वो अंदर की तरफ थोरेटिक कैविटी में होता है, जिसको मदद कौन करता है, डायफ्राम करता है। डायफ्राम जो है एक अरीय पेशी से जुड़ा होता है जो संकुचित होता है जब श्वसन की क्रिया अंदर की तरफ होता है, तो समझ गए। तो ये जो है बाहर से जो अंदर की तरफ आता है वायु वगैरह, ठीक है, वो होता है आपका अंतःश्वसन, समझ गए। चलिए, एक क्रिया विधि है, समझ गए, एक क्रिया विधि हो गया, ठीक है। अब देखिए, डायफ्राम के शिथिल के दौरान थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है और इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा होने से फेफड़ा के अंदर की वायु बाहर की ओर निकलता है। इस प्रक्रिया को बहिर्श्वसन कहते हैं, ठीक है। देखिए, डायफ्राम जब क्या होता है, शिथिल होता है, शिथिल के दौरान थोरेसिक कैविटी का आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब डायफ्राम जब शिथिल होता है तो थोरेसिक कैविटी का जो आयतन होता है वह क्या होता है, कम जाता है, और कमने से इसमें प्रेशर जो होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। चूँकि जो नीचे से जो पेशिया बना हुआ है डायफ्राम का, यह बिल्कुल पेशी है, इस पर जो है क्या होता है, थोरेसिक कैविटी फेफड़ा का जो है क्या होता है, फेफड़ा लगा हुआ है ऊपर से, जो क्या करता है, अगर डायफ्राम जो है नीचे की तरफ आया तो मतलब वायु अंदर की तरफ फेफड़ा में खींचा जाता है, श्वसन की क्रिया अंदर की तरफ होता है। लेकिन जब डायफ्राम जहाँ पे है तो डायफ्राम चूँकि जो फेफड़ा है वह बिल्कुल मसल्स का बना हुआ है, उसमें कोई जान नहीं है कि वह अपने से ऊपर की तरफ होगा और अपने से नीचे की तरफ होगा। तो इसके लिए डायफ्राम सहारा करता है। तो जब सांस छोड़ना होता है डायफ्राम मतलब डायफ्राम क्या करता है, ऊपर की तरफ जो है सहारा देता है थोरेसिक कैविटी में फेफड़ा को, जिससे फेफड़ा जो है बाहर की तरफ वायु को छोड़ पाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्श्वसन एक्सपायरेशन बोलते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ों को समझ गए। चलिए, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य में 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है जो कि रिब्स के मध्य स्थित होती है। ये पेशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि मनुष्य में डायफ्राम के बारे में तो पढ़ लिए कि डायफ्राम का क्या रोल है क्या नहीं। अब जो मनुष्य में जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के बाद एक ऐसा मसल्स होता है इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है, यह क्या होता है, रिब्स के मध्य में स्थित होता है और यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। टोटल 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स पाया जाता है, समझ गए। देख लीजिए, पहला है बाह्य इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, समझ गए। दूसरा है आंतरिक इंटरकोस्टल, दोनों समझ गए। चलिए, ये तो हो गया आपका है इंटरकोस्टल कितना होता है और कितने प्रकार का होता है, ठीक है। देख लीजिए, श्वसन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि श्वसन का 2 प्रक्रिया होता है, एक होता है अंतःश्वसन इंस्पायरेशन, एक होता है बहिर्श्वसन मतलब एक्सपायरेशन, ठीक है। तो 2 चरणों में जो पूरा होता है इसको देख लीजिए।
बाहरी वायुमंडल से वायु का लंग्स में प्रवेश करना अंतःश्वसन कहलाता है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसकी अवधि आरामावस्था में लगभग 2 सेकेंड होती है। समझ गए? आराम की अवस्था में क्या होता है, इसका अवधि 2 सेकेंड का होता है। समझ गए? और यह एक सक्रिय एक्टिव प्रोसेस होता है। और वायुमंडल से जो वायु को लंग्स में प्रवेश करना ही अंतःश्वसन कहलाता है, जिसमें मदद कौन करता है, आपका डायफ्राम करता है। समझ गए ना? तो ये चीज़ है, डायफ्राम जरूर इसमें सम्मिलित कीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला बेस्ट इसका लिखने का तरीका है। ठीक है, बहिर्श्वसन देख लीजिए कि लंग्स से वायु का रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए बाहर निकलना बहिर्श्वसन कहलाता है। ठीक है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है तथा आरामावस्था में इसकी अवधि लगभग 3 सेकेंड होती है। ठीक है, तो दोनों के बारे में समझ गए, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसमें डिटेल में जो ऊपर ये लिखने के साथ साथ जो ऊपर वाला आपका दिया गया था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का डायफ्राम वाला में, उसको भी जरूर लिखिएगा ए अंतःश्वसन और बहिर्श्वसन में। समझ गए? ए वाला, क्योंकि इसमें डायफ्राम का भी रोल बताया गया है, तो इसलिए जो है ए सही है। समझ गए? तो ये भी लिखिएगा, और जो वो नीचे बताए हैं वो भी साथ में लिखिएगा, अंतःश्वसन को अंतःश्वसन में और बहिर्श्वसन को बहिर्श्वसन में। ठीक है, जिससे जो है अच्छा रहेगा। समझ गए? इसमें जो है सब चीज़ दिया हुआ है, डायफ्राम के रोल वगैरह दिया हुआ है। समझ गए चीज़ को? तो ये बेस्ट है, ए लिखिएगा अंतःश्वसन का, और उसके बाद ए लिखिएगा यहाँ पे बहिर्श्वसन का। ठीक है, और नीचे वाला भी जोड़ दीजिएगा इसी में, दोनों के अलग अलग दोनों में जोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। जो भी कंप्लीट क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे करा दिया। क्या करा दिया? तो आपका यहाँ पे समाप्त होता है कौन सा क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, जिसका नाम था आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। समझ गए? चलिए, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन हो उसको पार्ट बाय पार्ट बांटिए, पॉइंट बाय पॉइंट पहले ध्यान में रखिए, और जब पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें ध्यान में रहेगा तो चीज़ों को आराम से डीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।